संजय चौहान आपका भूगोल का अध्यापक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक था भूगोल एक विशेष क्षेत्र, जिसमें हमने भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल शब्द का नामकरण, भूगोल शब्द का नामकरण कब दिया गया तथा भूगोल की जो शाखाएं थी हमने भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, या तक कि भौतिक भूगोल की परिभाषाएं अलग अलग जो विचारकों द्वारा दी गई उनका भी अध्ययन किया था, और साथ में भौतिक भूगोल की जो उप शाखाएं थी उन सब का हमने विश्लेषण के साथ समझाया था, और साथ में हमने मानव भूगोल के विचारक, परिभाषा या तक उसकी उप शाखा का अध्ययन किया था। फिर हमने भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख अंग थे उनके बारे में पढ़ा था। इसका पहला अंग हमने पढ़ा था वायुमंडल, फिर हमने पढ़ा था स्थल मंडल, अब हम ले रहे हैं जल मंडल, उसके बाद हम लेंगे जैव मंडल। क्या लेंगे? जैव मंडल। तो इस तरह आप देखते हैं, तो पहले आप लेते हैं जल मंडल। यदि जल मंडल के यदि पहले बिंदु की बात करें तो जल मंडल में पृथ्वी तल पर विस्तृत समुद्र, महासागर से संबंध रखने वाली विभिन्न तथ्यों का अध्ययन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बिंदु का विश्लेषण, तो इसमें कहा जाता है कि पृथ्वी के जो धरातल है उसके ऊपर पाए जाने वाले, चाहे वो सागर हो, चाहे महासागर हो, चाहे झीलें हो, चाहे कोई प्रकार की नदियां हो, और उसमें जो भी तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों से जो इनसे क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, उन सब का अध्ययन हम जल मंडल के अंदर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे इनमें रहने वाले जो जीव है, संसाधन है, इनसे संबंधित जो परिवहन है, ये सभी के अध्ययन हम इसी प्रकार के जल मंडल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि अपन द्वितीय बिंदु की बात करें तो पृथ्वी का 2/3 से अधिक क्षेत्र जल द्वारा घिरा हुआ है। यदि अपन इस ग्लोब से माध्यम से हम यदि देखें तो पृथ्वी का जो 2/3 से अधिक भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल से। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर अपन लगभग देखें तो लगभग 71% भाग पर क्या पाया गया है? जल, और 29% भाग पर क्या पाया गया है? स्थल। इस तरह जल भाग हमारे पृथ्वी पर अधिक है और स्थल भाग कम है। और यदि अपन विश्लेषण के साथ यदि देखे जाए तो गोलार्ध स्थिति के आधार पर तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला जो दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों गोलार्धों की स्थिति के आधार पर यदि हम देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा भाग अधिक है? स्थल भाग अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देखते हैं तो कौन सा भाग अधिक है? जल भाग अधिक पाया गया है। यदि अपन अगले बिंदु का बात करें तो जल मंडल में सागरों एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण, समुद्री नितल जल के भौतिक व रासायनिक गुण एवं संरचना, जल संचार, महासागरीय विक्षेप, महासागरों में तापमान, लवणता, घनत्व, जमात बाटा, प्रवाह, विद्या, लहरें, धाराएं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। यदि इस तृतीय बिंदु के अंदर देखते हैं तो जल मंडल से संबंधित जो भी तत्व है उन सब का हम इसमें विश्लेषण के साथ क्या करते हैं? अध्ययन। यदि अपन इन सब को एक एक टॉपिक के माध्यम से इसके यदि अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिससे क्या है आगे आपको पाठ पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले रहते हैं सागर और महासागर। यदि सागर और महासागर की बात करें तो आपने देखा होगा कि सागर और महासागर में महासागरों की जो संख्या है, महासागरों की संख्या जो मुख्य रूप से कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। पहला अपन देखते हैं सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। यदि अपन द्वितीय नंबर देखते हैं तो वो है अपन का हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। और तृतीय नंबर देखते हैं तो वो है अंटार्कटिका महासागर। और चौथा नंबर देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव महासागर। और 5 नंबर देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव महासागर। ये सभी महासागर पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सागर है, जैसे काला सागर, जैसे दक्षिण चीन सागर, या तक कि अपन देखते हैं बहुत सारे और भी लाल सागर, भूमध्य सागर,
जो इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ अपन देखते हैं इनकी उत्पत्ति। यदि अपन सागरों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में आपने पढ़ते हैं तो हमने पहले भी कहा था कि कार्बन गर्म युग के अंदर उत्पत्ति क्या थी, दो भाग में बटी हुई थी। एक भाग था स्थल और दूसरा था जल। लेकिन ज्वारीय बल और सामान्य धारा, ये दो बल ऐसे उत्पन्न हुए जिसके कारण जो स्थल भाग था वह टूटकर अलग हो गया और स्थल भाग के बीच में जो जगह बची इसका निर्माण हो गया महासागरों और सागरों का निर्माण हो गया और जो स्थल भाग था उससे महाद्वीप का निर्माण हो गया। फिर इसका वितरण देखते हैं तो आपने पहले ही बताया था उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में जल भाग अधिक है। फिर हमने ये भी बताया था 71% भाग प्रति के ऊपर जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। यदि अपन अगला बिंदु देखते हैं समुद्री नितल। यदि समुद्री नितल की बात करें तो मुख्य रूप से समुद्री नितल को चार भागों में बांटा। सबसे ऊपरी जो नितल है उसका नाम है महाद्वीपीय मगन तट, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महाद्वीपीय या महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त और चौथा महासागरीय मैदान। इस तरह सागर और समुद्री जल भाग के जो नितल है उसको चार भागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय मगरदर, महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय महाद्वीपीय गर्त और महासागरीय मैदान। और इसे ये सभी महाद्वीपों के किनारे और महाद्वीपों की जो तली है उनके तक पाया जाता है। फिर अपन इसमें लेते हैं जल के भौतिक और रासायनिक गुण। यदि अपन देखते हैं जल का भौतिक गुण के अनुसार वो जिस आकृति में डालते हैं वो उसी आकृति का रूप धारण कर लेता है। यदि अपन ग्लास में डालेंगे तो जल है ग्लास का रूप ले लेगा, यदि अपन उसको बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का रूप ले लेगा, यदि अपन थाली में डालेंगे तो वो थाली का रूप ले लेगा। और रासायनिक गुण के अनुसार देखते हैं तो जल के अंदर बहुत सारे तत्व इसके अंदर आसानी से मिल जाते हैं या जल अपने अंदर आसानी से घोल लेता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं शक्कर या नमक। यदि पानी के साथ इसको डाला जाए या पानी में इसको डाला जाए तो उसमें आसानी से क्या कर लेता है, घोल लेता है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं संरचना। यदि अपन महासागरीय जल के अंदर जो संरचना देखते हैं तो मुख्य रूप से तीन रूपों में पाई जाती है। जल की संरचना कितने रूप में होती है, तीन, ठोस, द्रव्य और गैस। कौन कौन होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य, गैस मतलब ठोस का मतलब होता है बर्फ, ठोस का मतलब क्या होता है बर्फ, द्रव्य का मतलब होता है जल और गैस का मतलब होता है जलवाष्प। तो इस तरह तीन संरचना के रूप में जल पाया जाता है। वापस लेना, ठोस रूप में क्या होता है बर्फ, द्रव्य रूप में क्या होता है जल और गैस रूप में क्या होता है जलवाष्प। इस तरह तीन संरचना में देखने को मिलता है। यदि अगली बात है जल संचार। जल संचार के रूप में दो प्रकार की तरंगें होती है, एक लहरें होती है और एक तरंगें होती है। लहरें और तरंगे के माध्यम से जल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करता है, प्रवाहित होता रहता है। महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप महासागरों की तली के अंदर जब विभिन्न प्रकार के वनस्पति, जीव तथा समुद्री जीव हो सभी समुद्र की तली में जाकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। महासागरों का तापमान। महासागरों का तापमान है वो सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश से प्रभावित होता है। महासागर तापमान किसे, सूर्य के प्रत्यक्ष तापमान से क्या होता है, प्रभावित होता है। इसी आधार पर हम देखते हैं तो महासागरों की जो ऊपरी तली है, महासागर की ऊपरी जो परत है वह तापमान हमेशा अधिक होता है और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, कम। वापस लेना, महासागरों के तापमान की जो ऊपरी परत है वह तापमान अधिक होता है और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। और यदि तापमान के आधार पर देखें तो विश्व का जो औसत जो तापमान बनता है वो समुद्री का वो 27 सेंटीग्रेड है और यदि पृथ्वी तल का औसत तापमान देखते हैं तो 15 सेंटीग्रेड है। पृथ्वी तल का औसत तापमान कितना है, 15 सेंटीग्रेड और समुद्र का 27 सेंटीग्रेड है। यदि अपन लवणता की बात करें तो लवणता के आधार पर यदि देखा जाए तो विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे सागर है या जिले हैं जो बहुत ज्यादा क्या होती है, खारी है, जिसके कारण उसके अंदर पानी के जो स्रोत है बहुत ज्यादा लवणीय हो जाता है।
यदि अपन लवणता की बात करें तो अपन को मालूम है विश्व की जो औसत लवणता है वो 35 ppT है। विश्व की औसत लवणता कितनी है? 35 ppT परसेंटेज पर 1000। ppT का क्या होता है? परसेंटेज पर 1000 और परसेंटेज पर 1000 मतलब 1 लीटर जो जल होता है उसके अंदर लगभग 35 ग्राम क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। और यदि फिर लवणता के आधार पर देखे जाए तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है और उसमें कोई अन्य प्रकार का मीठा जल का स्रोत मिलता नहीं है, उस चीज का या उस सागर का या उस महासागर का लवणता हमेशा क्या रहती है? अधिक रहती है। यदि अपन देखते हैं तो भूमध्य सागर के आसपास जो जितने भी सागर या महासागर है वह लवणता कम पाई जाती है। उसका कारण क्या है कि वहां पर विभिन्न प्रकार की जो नदियों का जल स्रोत उसमें आकर मिलता रहता है, लेकिन मध्य अक्षांशों के अंदर देखते हैं तो वह लवणता अधिक पाई जाती है। यदि अपन लवणता के आधार पर देखें तो विश्व की सबसे खारी झील है वान झील। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? वान झील है जो तुर्की में है। और विश्व का सबसे खारा जो सागर है वो है मध्य सागर। कौन सा है? मध्य सागर। तो आपको मालूम हो गई लवणता औसत कितनी है महासागरों की? 35 ppT और विश्व की खारी झील और विश्व का सबसे खारा सागर यह है। फिर इसके बाद यदि हम करते हैं जवान भाटा। यदि जवान भाटा की बात करते हैं तो आपको दो सवाल भाटा की बात करें तो वापस देखिए जवान भाटा। यदि जवान भाटा के अंदर हमने देखते हैं तो ये मान लो आपका समुद्र तल, जो समुद्र का मतलब जो समुद्र की सबसे ऊपरी जल की जो परत होती है, यदि उस समुद्र तल से जल का औसत ऊपर उठता है, जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? जवान। और उसी जल का वापस उसी स्थान पर नीचे बैठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाटा। तो उसे कहता है जवान भाटा। तो परिभाषा क्या बनती है? समुद्र तल से औसत जल का ऊपर उठना जवान और समुद्र तल से औसत नीचे वापस बैठना क्या कहलाता है? भाटा। और यदि आपने देखा होगा जवान भाटा वो सूर्य वो चंद्रमा इन दोनों के जो ग्रहण होते हैं उस समय होता है। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के कारण होता है और उस दोनों के ग्रहण के समय किस चीज की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इस प्रकार जल का ऊपर का उठना और नीचे बैठने की प्रक्रिया होती है। यदि आप तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का जो ग्रहण है कब होता है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। क्या होता है? पूर्णिमा को होता है। यदि आपको ट्रिक के माध्यम से यदि आपको बताया जाए तो आपको एक शब्द याद रखना है सेम। सेम का मतलब एस और एक को अपन को रखना है साइलेंट। एस का मतलब हो गया सन, एम का मतलब हो गया मून और ई का मतलब हो गया अर्थ। मतलब सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा की छाया किस पर पड़ेगी? पृथ्वी पर, जिसके कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य पर। वापस लेना प्यारे विद्यार्थियों, जब सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ेगा? चंद्रमा पर, और चंद्रमा की छाया किस पर पड़ेगी? पृथ्वी पर, जिसके कारण पृथ्वी के लोगों को क्या साफ दिखाई नहीं देता है? सूर्य। उसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। यदि अपन से पूरे चंद्र ग्रहण कब होता है या कैसे होता है, जिसको सीधा से याद रखना है सेम सिम। क्या रखना है? सिम मतलब सन अर्थ मून। इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर, और पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो पृथ्वीवासी या पृथ्वी के लोगों को साफ कौन नहीं दिखाई देता है? चंद्रमा। उस पर्वत को हम क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण। तो ये स्थिति हमेशा कब होती है? अमावस्या को, और ये स्थिति हमेशा कब होती है? पूर्णिमा को होती है। और एक बात याद रखना है कि जवान भाटा दो प्रकार के होते हैं, उच्च जवान और एक होता है निम्न जवान। उच्च जवान की जो स्थिति होती है हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। उच्च जवान की स्थिति हमेशा कब होती है? पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। और निम्न जवान हमेशा कृष्ण व शुक्ल पक्ष की, कृष्ण व शुक्ल पक्ष की कौन सी होती है? अष्टमी को हमेशा कौन सा जवान आता है? निम्न जवान आता है। याद करना प्यारे स्टूडेंट, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है हमेशा उस समय कौन सा जवान आता है? निम्न जवान आता है।
है। और यदि निम्न ज्वार का कारण पूछ देता है तो उसका कारण है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल। यदि उच्च ज्वार का कारण पूछता है तो गुरुत्वाकर्षण, और इसका कारण हो जाए तो अपकेंद्रीय बल माना जाता है। यदि अपन अगले देखते हैं प्रवाल। प्रवाल क्या है? तो आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे जो प्रवाल जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रवाल जीव। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो कैल्शियम की परत की कुछ संत के रूपी आकार पाया जाता है, और वो कैल्शियम जब धीरे-धीरे समुद्र में इकट्ठा होता जाता है और एक इसकी परत बन जाती है, उसे प्रवाल कहा जाता है। और आपको मालूम है इसी प्रवाल से बहुत सारे द्वीपों का भी निर्माण हुआ है, जैसे हमारे लक्षद्वीप तो इसी तरह के प्रवाल से बना हुआ। और फिर भित्तियां। यदि प्रवाल भित्तियां मतलब इन प्रवाल जीवों से बनी हुई भित्ति को क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। और आपको पता ही है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई गई है। और लहरें, आपको मालूम ही है लहरें क्या होती है, और उसके बाद धाराएं क्या होती है। लहरें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गति करती हुई आगे बढ़ती है, और धाराएं हमेशा क्षैतिज रूप से गति करती रहती है। फिर अपना आगे इन सब का अध्ययन करना है। यदि अगले बिंदु की बात करें तो जैविक एवं अजैविक संसाधनों का अतुल भंडार भी जलमंडल में पाया जाता है। देखो जल के अंदर देखते हैं तो जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब जिसमें जीव पाया जाए, जैसे मछली है, मगरमच्छ है, या फिर और बहुत सारे से समुद्री जीव हैं जिसमें जीवन पाया जाए, बहुत सारे जैविक संसाधन कहलाते हैं। और अजैविक संसाधन जिसमें कोई जीव नहीं पाया जाता, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सारे संसाधन हमें जलमंडल के अंदर मिलते हैं। अपन लेते हैं जैवमंडल। यदि जैवमंडल का सीधे से मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें जीवन पाया जाए, और आपको पता ही है चाहे वायुमंडल हो, चाहे स्थलमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, उसमें तीनों में जीव पाया जाता है। और तीनों का जो कॉम्बो है मतलब सम्मिलित स्वरूप है वो क्या होता है? जैवमंडल। यदि पहले बिंदु की बात करें तो धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी जैवमंडल कहलाती है। मतलब स्थल धरातल का मतलब क्या? स्थलमंडल और वायुमंडल, इन दोनों के बीच में जो चाहे वो मिट्टी हो, मतलब मिट्टी में पाए जाने वाले जीव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कोई भी प्रकार के जीव हो, उनके बीच में जो एक विस्तृत पट्टी या विस्तृत परत देखने को मिलती है वही क्या कहलाता है? जैवमंडल। मिट्टी के बारे में आप पहले जानते हो, धरातल की सबसे ऊपरी परत, सुनिए परिभाषा, धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें जैविक तत्व पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिट्टी। वनस्पति आपको मालूम है धरातल के सबसे ऊपरी परत पर पाए जाने वाले चाहे घास से लेकर बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं उसे वनस्पति के नाम से जानते हैं। फिर जीव जंतु है, ये सभी की एक परत देखने को मिलती है। यदि अपन सेकेंड की बात करें तो जैवमंडल के अंतर्गत समस्त प्रकार के जीवों जिसमें मानव, जंतु एवं वनस्पति सम्मिलित होते हैं। अब जैवमंडल के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? चाहे कोई प्रकार का जीव हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे हाथी हो, वो आगे मानव, उसके बाद वनस्पति, ये सभी जिसमें जीव हो उन सबको जैवमंडल के अंतर्गत लेते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं जो इस टॉपिक से संबंधित हैं, जिनको आपको पीडीएफ के थ्रू भी आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी बता देता हूं। सबसे पहला जो सवाल मैंने आपको दिया है, भूगोल क्या है, इनका नामकरण कब और किसने किया? यदि भूगोल क्या है, इसका नामकरण कब और किसने किया, इसके बारे में यदि आपको देखना है तो इस टॉपिक से संबंधित जो मैंने पहला वीडियो बनाया उसके अंदर इसकी परिभाषा, इसका नामकरण, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। यदि दूसरे सवाल की बात करें भौतिक भूगोल की परिभाषा करिए। यदि भौतिक भूगोल की परिभाषा के संबंधित यदि आपको पूछा जाए तो मैंने आपको सेकंड वीडियो बनाया इस टॉपिक से संबंधित, उसके अंदर मैंने अलग-अलग जो विचारक थे उनके अनुसार जो भौतिक भूगोल से परिभाषा दी गई उसके बारे में हमने विस्तारित रूप से या विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया है। यदि अपन तीसरा सवाल है तो भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के नाम बताइए। भौतिक भूगोल की जब उपशाखा की बात आती है तो इसका जो सवाल है जो उत्तर है मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा। यदि मानव भूगोल की उपशाखाओं के नाम बताइए तो मानव भूगोल की जब उपशाखा से संबंधित यदि सवाल आता है तो आप इसी टॉपिक से संबंधित जो सेकंड वीडियो है जिसमें शुरुआत में ही मैंने आपको मानव भूगोल की परिभाषा, विचारक या
उसकी उपशाखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपको बताया जाता है, सवाल आता है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अंगों को स्पष्ट कीजिए, तो उसको मैंने सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो इन दोनों के संयुक्त रूप से मैंने भौतिक भूगोल के प्रमुख अंग बताए। जैसे मैंने आपको बताया था स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और यहाँ तक कि जैवमंडल, ये सब इसी के अंग है जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से इसकी जानकारी प्राप्त की है। अब आगे हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।